नहीं नहीं, ये तो कोरोना ज्यादा था। हेडिंग तो लिख ही लो कम से कम। नहीं समझ आया नहीं आया तो ऊपर वाले नहीं, नहीं इसके ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं, ऊपर वाले की मर्जी है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स क्या नंबर, कैसा लग रहा है सुनिए? हाँ क्या कह रहे हैं? शर्मा नहीं बेटा, मास्क लगाए हो, मास्क में क्या शर्माना, खड़े हो जाओ। अच्छा वेरी गुड, कुछ बोला उसने। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में एक चीज तो हम जरूर बोल सकते हैं कि एज द टॉपिक सजेस्ट इट इज, नहीं दैट नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। कैसे कॉम्प्लेक्स बता देंगे? ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है इसमें, ठीक है, और मैं करूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है, पक्का। ये हुई ना बात, मतलब ऐसे लगता है कि साला करना है मुझे कुछ जीवन में अपने। नहीं, आईटी के हिसाब से बात करें, तू ही पढ़ेगा। हाँ क्या कह रहा है? खड़े हो। क्या बोल रहा है? अबे मक्खी नहीं है, मच्छर है। मतलब देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर आते ही मक्खी साला मच्छर, सॉरी मच्छर साला मक्खी दिखने लग गया इसको। और फिर फर्स्ट बेंच पे मक्खी भी है। क्या हुआ, बोर्ड में ज्यादा कुछ हो गया क्या? आउट ऑफ सिलेबस सारे आ गए क्या? मैडम, तो जैसे अगर हम इस टॉपिक के वेटेज के बारे में बात करें, तो अगर कभी गलती से अगर शीट का जी एडवांस निकाल के देखोगे तो आपको थोड़ा फील आएगा। नहीं 33 क्वेश्चन एक बार में। नहीं एक बार में तो नहीं आए इतने, एक बार में 33। हाँ दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, that it is going to be a very important topic from the point of view of J advance. कुछ समझ में आया? ये सुन के अच्छा लगा। अच्छा लगा सर। लेकिन अगर अपन देखेंगे जे एडवांस का सेक्शन ना, तो काफी सारे सवाल अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के आते हैं। और जे मेन में भी बात करोगे तो एवरी ईयर जिन लोगों ने देखा होगा, ट्राई किया होगा, तो उनको भी दिखा होगा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल तो आते ही आते हैं। समझ में आएगा? हालांकि जिस साल मैंने दिया था उस साल एक भी सवाल नहीं आया था, वो एक अलग बात है। ठीक है, और तबीयत मेरी खराब भी थी उस साल, मतलब आने मतलब जब भी एग्जाम था उसके पहले, उसके बाद ही मैंने इसको पढ़ा था, और पूरी तबीयत खराब में पढ़ा था, 7 दिन पढ़ा था, तो धोखा दिया उसने। ठीक है ना, तो लेकिन अब ध्यान रखना कि अब ऐसा ना कि सवाल आए और फिर तुम्हें लगे कि यार सवाल आके धोखा दे दिया मेरे को। तो इसके लिए थोड़ा सा अपन को मेहनत तगड़ी करनी पड़ेगी। ऐसे ये नहीं बोल सकता मैं कि हर साल ही बहुत टफ सवाल आते हैं, ठीक है ना, लेकिन शायद मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है जो काफी भारी रहता है। नहीं मेरी तरफ क्या दिख रहा है, भारी रहता है बोल रहा हूँ तो सवाल भारी रहता है, मतलब अगर आप देखोगे तो उसकी फ्रेमिंग वगैरह ना थोड़ा अलग तरीके से होता है, तो उसमें थोड़ा फील भी कम आता है। ठीक है, जैसे वेक्टर वेक्टर लिखा रहता है तो अपन को फील आता है कि अच्छा ऐसा है वैसा है। अब जेड लिख देता है तो ऐसा लगता है जेड क्या लिख दिया है, नहीं। तो थोड़ा सा उसके साथ आपको इंटरेक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, समझ में आएगा? तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ टॉपिक कि अपन बोले कि कुछ भी कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपको अच्छी खासी पकड़ बनानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जो बोला जा रहा है उसको बार बार आपको रिवाइज वगैरह करना पड़ेगा। उसका रीजन भी बहुत अलग अलग है, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल जो है सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर से हो जाते हैं, कुछ में क्या होगा कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लग जाती है। मतलब एनीथिंग विच इज इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी कैन फ्रेम एग्जैक्टली इट्स मिरर इमेज इन कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब बिल्कुल हम कॉम्प्लेक्स पैटर्न पे उसको दे सकते हैं, यानी कि बहुत सारे सवाल होंगे जो आपको 2D ज्योमेट्री लग के सॉल्व हो रहा होगा, बहुत सारे ऐसे भी सवाल होंगे जो वेक्टरली सॉल्व हो रहे होंगे। समझ में आएगा? तो मतलब हर एक सवाल के लिए आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई रखोगे एंड यू विल बी अमेज्ड कि वाओ
वी आर सॉल्व, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। मतलब कुछ सवालों में ऐसा होगा कि एक्स प्लस आइटा वाई रख के भी हो जाएगा, कुछ सवालों में ऐसा होगा कि आपको ज्योमेट्री भी सोचनी पड़ सकती है, ठीक है ना। हालांकि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल 2023 से बाहर कर दिया इन्होंने, लेकिन मैं तुम लोग 2023 में नहीं देने वाला, ड्रॉप करो तो लगभग। तो अपन ये समझे कि ऐसा है, बिल्कुल ही सोचेंगे कि इसमें ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्री का अच्छा खासा एप्लीकेशन होता है, हो सकता है कि कोई सवाल ज्योमेट्रिकली बहुत जल्दी भी आ रहा हो, तो हमको सब चीज पे पकड़ बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी हमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए, वेक्टर का भी आइडिया ठीक ठीक होना चाहिए, समझ में आएगा, तब जाके ये सारी चीजें जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है, ठीक है। दूसरी बात अपन ये कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन जितनी भी शीट में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसको अच्छे से करना बहुत जरूरी है। मतलब आप सोचोगे कि 2-4 सवाल नहीं हुआ तो क्या हुआ, एग्जाम बताएगा नहीं, ठीक है ना। जेई एडवांस के सवाल देखोगे तो बहुत सारे सवाल आपको टिपिकल अच्छे अच्छे वाले मिलेंगे, ठीक है, तो उनको सीखने के लिए भी आपको उसकी बार बार की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा डर लग रहा हो तो बताओ, या बिल्कुल नहीं लगा तो थोड़ा और बोलूं। थोड़ा लगा, नहीं एकदम नहीं लगा क्या, किस बायात लोग हैं। मतलब कुल मिला के अपन को इसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस चीज का अपन बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। स्टार्ट हम बेसिक से ही कर रहे हैं, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो हम लोग कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली इसके लिए सिंबल हम ये जेड का यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन रहता है कि सर आप ये क्रॉस क्यों कर देते हो, इट्स माय डिजाइन, ठीक है, बस ये मान के चलना, ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं जेड ही बोलेंगे, और इसको हम विद द हेल्प ऑफ टू रियल नंबर्स एक्सप्रेस करते हैं लाइक दिस। विद द हेल्प ऑफ टू रियल नंबर्स हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं a प्लस आयोटा b। जैसे a और b क्या है, रियल नंबर्स हैं, आयोटा इज व्हाट, रूट ओवर -1, आयोटा इज व्हाट, रूट ओवर -1। तो जैसे आपने रेशनल नंबर्स देखे होंगे कि रेशनल नंबर्स को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया होगा विद द हेल्प ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत समझना है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, अपने जैसे मतलब अपने जैसे मनुष्य लोग आ गए थे तो सबको सब चीज पता हो गई थी कि अरे वाह, भगवान ने 2-4 किताबें बांटी कॉम्प्लेक्स नंबर पे, रिटन बाई फलाना एंड फलाना और सबने पढ़ लिया, बोला वाह बढ़िया चीज लिखी है। तो ये धीरे धीरे ये सब इवॉल्व हुआ है। तो इनिशियली जैसे अगर बात करें तो इक्वेशंस इस तरह की जब आती थी, x² + 1 = 0, और रियल नंबर जब कंप्लीटली डेवलप भी हो गया था तब भी इस तरह की इक्वेशन रियल नंबर के सेंस में पॉसिबल नहीं हो पाए। जैसे कि अगर आप कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करके अगर उसमें 1 ऐड करोगे और तुम एक्सपेक्ट करो कि 0 हो जाए, तो इट इज अ बिग एक्सपेक्टेशन, मतलब नहीं, निराश होना पड़ेगा, समझ में आएगा। और किसी को लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा टेम्परेचर के साथ कुछ सेटल हो जाएगा तो मतलब बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशंस को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए फिर एक इस तरह का डिजाइन बनाया गया, आयोटा जिसको बोला गया, ठीक है ना, आई से डिनोट किया गया, एंड दैट इज रूट ओवर -1। अब ऐसा नहीं कि कहीं भी तुम आई पढ़ लेना और बस पगला जाना कि यार ये तो कॉम्प्लेक्स का आ गया, वो बगल में लिखा रहता है कि वेयर आयोटा इज इक्वल टू रूट अंडर -1, तभी हम मानेंगे क्या कि ये आयोटा की बात कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कि आई का आई एम फलाना फलाना तो आई आयोटा, नहीं ऐसे मत घबराना, ठीक है। तो आई आयोडीन देख लेना, जो भी है पता नहीं मुझे। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इसको अपन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना पड़ेगा कि विद द हेल्प ऑफ हम क्या कर रहे हैं, दो रियल नंबर। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि आगे चल के इस तरह के भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि जैसे ऐसे लिखा हुआ Z1 + आयोटा Z2, अब बच्चे ही हैं, बच्चों का तो काम ही है गलती करना, नहीं। तो वो क्या करते हैं कि इसको देख लेते हैं, उनको लगता है रियल पार्ट Z1 हो गया, इमेजिनरी पार्ट Z2 हो गया, मतलब ये उसका डेफिनेशन नहीं बतलाऊंगा मैं। तो पहले ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये जो A और B है ना, यहाँ मैंने रियल नंबर लिखा है। सपोज अगर ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है ना, Z1 और Z2 क्या है, खुद कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये खुद x1 + आयोटा y1, ये खुद x2 + आयोटा y2 है। तो जैसे इसको, इसमें A को हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, B को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ में आएगा। तो अब यहां से Z1 इज नॉट द रियल पार्ट, Z2 इज नॉट द इमेजिनरी पार्ट, समझ में आएगा। इसको जब आप x1 + आयोटा y1 लिखोगे, इसको x2 + आयोटा y2 रखोगे, और फिर उसका जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकल के आएगा, वो उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होंगे। तो ऐसा नहीं कि आप इस नोटेशन को देखना है, इस नोटेशन को देखना, और आपको बैंक पीओ के फील आ जाए कि यार सेम पैटर्न में दिख रहा है, तो ये भी रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी, ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे, समझ में आएगा। तो जब भी हम
किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे पढ़ रहे हैं तो हमको इन सब चीजों पे बहुत ध्यान रखना है कि आयोटा क्या है, यहाँ पे ए और बी क्या है, आर दे रियल नंबर्स और नॉट, तब हम लोग ये सब चीजें बोल पाएंगे कि इसका रियल पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है। यानी कि आपको हर स्टेप पे थोड़ा फोकस अपना रखना पड़ेगा। समझ में आएगा? तो अभी हम इसके बारे में पहले तो एक लाइन लिख लेते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, अपनी अपनी कॉपी में अपने अपने कलम से। अ कॉम्प्लेक्स नंबर, a complex number is represented by z equals a plus iota b. A complex number is represented या denoted, जो भी लिखना हो, is represented by z equal to a plus iota b, where a comma b belongs to real number and iota equals root over -1. Here a is called as real part of z. Here a is called as real part of z and b is called as imaginary part of z. A is called as real part of z and b is called as imaginary part of z. ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसको कहेंगे? आयोटा बी, बी नहीं, आयोटा बी किसको कहेंगे? बी को। समझ में आएगा? तो हम लोग कि इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन शॉर्ट ए को ऐसे लिख देते हैं आर ई और ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? जेड, और बी को हम लोग क्या लिख देते हैं? आई एम, नॉट आई एम, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं आई एम, मतलब इमेजिनरी का, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म, और फिर बगल में क्या लिखते हैं? जेड। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि आयोटा इज व्हाट? रूट ओवर -1। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा बेटा? -1। समझ में आएगा? इसको एक आयोटा से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आयोटा क्यूब, एंड दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? माइनस ऑफ आयोटा। समझ में आएगा? तो हम अगर डिफरेंट इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा की बात करें तो आयोटा की पावर 1 इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर विल बी -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, और इसको दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो आयोटा की पावर 4 इज गोइंग टू बी व्हाट? 1। सही है क्या? अब इसके बाद मेरे ख्याल से आयोटा की जितनी पावर्स इंटीग्रल सबके सब क्या होंगे? रिपीट। मतलब आयोटा की पावर 5 बैक टू आयोटा, आयोटा की पावर 6 अगेन -1। सही है क्या? तो आगे चल के जब इस तरह के सिंप्लीफिकेशन आए, लाइक आयोटा की पावर n, ठीक है, कैसे? आयोटा की पावर n, n कोई भी नेचुरल नंबर वगैरह या इंटीजर वगैरह है। समझ में आएगा? तो जब भी हम इस तरह के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल हैव टू टेक 4 डिफरेंट केसेस। जब भी हम आयोटा की पावर n या कहीं इस तरह की चीज आ जाए और उसका हमको फर्दर क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन, तो हम लोग बोले इसके हमारे को 4 पार्ट में सिंप्लीफिकेशन करने पड़ेंगे। हमें n के ऊपर क्या बनाना पड़ेगा? केस बनाना पड़ेगा। समझ में आएगा? n के लिए 4 केसेस कौन कौन से होंगे? 4k, 4k + 1, 4k + 2 एंड 4k + 3। 4k होगा तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम कैसे ट्रीट करेंगे? 1। 4k + 1 होगा तो आयोटा, 4k + 2 में -1, 4k + 3 में। सही है? तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि whenever such expression will appear, you will have to take cases on n like 4k, 4k + 1, 4k + 2, 4k + 3। 4k में मतलब k को ऐसे नहीं कि 4000, 4001, 4002, वो k नहीं है। समझ में आएगा? k क्या है? k is any integer। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग आगे चल के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट? आप आयोटा की किसी भी 4 पावर को अगर कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स को ऐड करोगे तो यू विल ऑलवेज सी कि जो सम है नहीं वो क्या आएगा? 0। मतलब हम लोग देख सकते हैं क्या कि अगर कोई पूछ रहा हो कि आयोटा की पावर m प्लस आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर p प्लस आयोटा की पावर q, वेयर m and p q क्या है बेटा? m and p q है कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो लिख लेना वेयर m and p q आर कंसेक्यूटिव इंटीजर, then this value is going to be what? 0। अब बोलो ये कैसे 0? तो आप इसको कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो कैसे लिखोगे? बोलो आयोटा की पावर m, अगला वाला बोलो आयोटा की पावर m + 1, फिर क्या बोलोगे? m + 2, और फिर क्या बोलोगे? m + 3। क्या कॉमन आ रहा है?
आयोटा की पावर m, आयोटा की पावर m कॉमन आएगा तो पहला 1, दूसरा बोलो आयोटा, तीसरा आयोटा स्क्वायर, क्या लिखूं -1, आयोटा क्यूब कितना माइनस आयोटा, दिख रहा है कट रहा है मतलब टर्म, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 0। अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सिग्मा आयोटा की इक्वल टू 1 से लेकर 2021 आयोटा की पावर n, तो व्हाट इज इट्स आंसर, पक्का देख लो सोच लो, पक्का। तो हम लोग नहीं क्या कि अगर इसमें हम लोग बात करें तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, जैसे ये आयोटा स्क्वायर ऐसे करके चलेगा टिल आयोटा की पावर 2021, तो वैसे तो हम चाहें तो इसको जीपी के हिसाब से भी जोड़ सकते हैं, नहीं, लेकिन हमारे पास बेटर तरीका, स्मार्ट तरीका क्या है कि अगर हम 4-4 के ग्रुप्स बनाते जाएं कंसेक्यूटिव वाले, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब कोई ऐसा हो सकता है कि बच्चा बोले कि सर मैं पहले से ग्रुप बनाना चालू करूं, तो फिर लास्ट में कुछ टर्म्स बच सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि 2021 इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट, समझ में आ गया। जैसे 2021 4 से तो डिविजिबल नहीं है, नहीं, तो यानी कि हम लोगों ने जब 4-4 के कंसेक्यूटिव ग्रुप बनाएंगे तो एक टर्म छूटेगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि पहले टर्म को रिटेन कर लें और ये जो 2020 टर्म है इसको 4-4 के कंसेक्यूटिव ग्रुप में बांट दें, नहीं, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर आइडिया तो वही है कि हम आगे वालों को 4-4 के ग्रुप में बांट दें, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि उनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सम ऑफ वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0, एंड दिस इज गोइंग टू बी सिंपली व्हाट आयोटा। तो हम लोग इस तरीके से भी इस तरह के एक्सप्रेशंस को हैंडल कर सकते हैं। अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b के बारे में हम एक छोटी सी बात ये कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर टाइप का ही है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। वी आर गोइंग टू स्टिक टू दिस कन्वेंशन, जो भी हम लोग यहाँ ये बोल रहे हैं इससे रिलेटेड, इससे हम स्टिक करेंगे, बाकी आप कैजुअली तो आप कुछ भी बोल दीजिए, डजंट मैटर, ठीक है ना, कुछ भी बोले अपने क्या जा रहा है, ठीक है ना, बाकी सांसद लोग संभालेंगे। देखो z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, समझ में आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर मान लो b इज 0, b मतलब क्या हुआ बेटा इमेजिनरी, तो अगर b इज 0 तो हम लोग इस केस में z को क्या कहते हैं, z is called as purely real, z is called as purely real। आपको बोलेंगे सर प्योरली रियल, तो कैन वी से कि दिस इज रियल आल्सो, तो आंसर इज यस, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि अपन को पता है कि अगर b 0 हो जाएगा, नहीं b 0 हो जाएगा तो जो नंबर आएगा वो रियल नंबर ही है, यानी कि हम ये भी सोच सकते हैं यहाँ से कि रियल नंबर इज आल्सो सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नहीं, ठीक है ना। Yes, तो sir. हम लोग को समझ में आ गया कि b इक्वल टू 0 पे z को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्योरली रियल एज वेल एज रियल, दोनों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम a इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं तो हम इसमें z को क्या कहते हैं कि z इज कॉल्ड एज प्योरली इमेजिनरी, z इज कॉल्ड एज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना। आपको बोले सर प्योरली इमेजिनरी, तो जस्ट लाइक दैट हम इसको भी इमेजिनरी कह लेते हैं, तो मुंह पे खिंचा के मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। तो हम लेंगे z इज कॉल्ड एज प्योरली इमेजिनरी, दैट डज नॉट मीन कि इट इज इमेजिनरी, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी का डेफिनेशन अलग है, इमेजिनरी का डेफिनेशन अलग है, लेकिन जो प्योरली रियल और रियल का डेफिनेशन है हाँ वो सेम है, समझ में आ गया। अब बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया कि प्योरली इमेजिनरी का ये है, तो फिर इमेजिनरी का क्या है आपके हिसाब से, तो मेरे हिसाब से नहीं है, सबके हिसाब से ही है, ठीक है ना। हम लोग ने क्या कि अगर b इज नॉन जीरो, कौन b, ये देखो यहाँ पे b इज नॉन जीरो, तो हम लोग z को क्या कहते हैं, z इज कॉल्ड एज इमेजिनरी। तो अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा इनपुट दिया हुआ है, हालांकि आपको लगेगा कि तो लैंग्वेज लिखा हुआ है, हम भी इतना सोचे क्या, कहीं क्वेश्चन में लिख दिया है कि z इज इमेजिनरी और ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तो लिखता है z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, एक लिखता है z इज इमेजिनरी। अपन लोगों के लिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि ये भी नहीं आता ये भी नहीं आता लेकिन कुछ लोगों को जो आता है उनके लिए डिफरेंस है कि अगर कोई बोलता है z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देयर एग्जिस्ट ऑल द पॉसिबिलिटीज कि a और b कुछ भी हो सकते हैं टाइप, समझ में आ गया। लेकिन अगर कोई बोलता है z इज इमेजिनरी, तो अब ये क्लियर कट है कि b नॉन जीरो, आज समझ में आएगा, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होगा, कोई चीज रिजेक्ट हो रही होगी, उसमें अपन रिजेक्शन नहीं कर रहे होंगे और अल्टीमेटली हमारा हो रहा होगा
मतलब नहीं, अल्टीमेटली वही जाएगा ना यार, और क्या जाएगा। तो अपन इन सब लैंग्वेजेस पे बिल्कुल अपन पकड़ बनाए, ठीक है ना। अगर पकड़ बनाओगे, प्रिसीजन जितना बनाओगे, उतना ज्यादा आगे के लिए बेटरमेंट होगा। किसी को लगा इतना नहीं होगा हमसे, कोई बात नहीं बेटा, अपन कुछ और करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो बी नॉन जीरो तो जेड एस इमेजिनरी, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन या क्लासिफिकेशन, जो भी वर्ड यूज करना चाहो आप, समझ में आएगा। हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई बोलता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, तो इसको मैं प्योरली रियल रियल दोनों बोल सकता हूँ। कोई बोल सकता, कोई बोले कि सर देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आइटा, तो दिस कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, इमेजिनरी, इमेजिनरी। ये इमेजिनरी प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी के केस में नहीं आएगा, समझ नहीं में आएगा, आएगा, ये इस वाले में आएगा, ठीक है ना। कोई बोलता है 3 आइटा, प्योरली इमेजिनरी। हाँ तो प्योरली इमेजिनरी ही बोल सकते हैं इसको, इमेजिनरी ही बोल सकते हैं। आप बोलोगे कि सर आ गया ना, देखो प्योरली इमेजिनरी है तो इमेजिनरी तो हो गया ना। नहीं, रुको, थमो, ठीक है ना, बहुत आगे मत निकल जाना, अभी आ रहा है, ध्यान से देखना। हाँ, म्यूजिक बजाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना। 0 + आयोटा 0, ठीक है। अब बोलो कि ये कौन सी चीज है, ये जीरो नहीं है क्या। हाँ बेटा, ये जीरो ही है। बहुत सारे बच्चे बाद में पूछते हैं क्लास के बाद कि सर आप बार बार 0 + आयोटा 0 कह रहे थे, पहले तो 0 कहते थे आप उसको। बेटा दोनों में कोई भेदभाव नहीं है मेरी तरफ से, बाकी अगर आपको ऐसा सुन के प्रतीत हुआ है तो इसके लिए मतलब आपके कान या आपका दिमाग या आपका घुटना जिम्मेदार है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर 0 + आयोटा 0 है तो दैट इज सेम एज 0, उसमें मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। आपको हो तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसके बारे में अगर बात करें तो इज दिस प्योरली रियल? नो सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि बी नॉन जीरो है। नहीं, आंख खोल के देखो, नो सर, नो सर, मैंने लपड़ खींच के दिख रहा है ना बी जीरो है, तो प्योरली रियल है या नहीं है? क्या है? आसान है? कितना आसान है? साला यहीं पर फंस गए, मतलब साला कॉम्प्लेक्स आते ही मतलब लगता है कि दुनिया कुछ और होने वाली है। नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये काल्पनिक बातें क्या पढ़ा रहे हैं फालतू का। देखो मेरी तरफ से कुछ नहीं है, जेई वालों ने लिखा हुआ है, ठीक है ना, उनको बोलो हटाने के लिए। ऐसे ये काल्पनिक नहीं है। आपने अगर गलती से कभी फिजिक्स विजिक्स पढ़ा हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मतलब ठीक है ना, लेकिन आपने फिजिक्स विजिक्स पढ़ा हो, इंडक्टर वगैरह क्या होता है वो सब लास्ट में, तो अपन ई की पावर आयटा समथिंग से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने देखा होगा, पता नहीं फेज वेज का कुछ फंडा रहता है, ठीक है ना, मैं भूल गया हूँ बहुत पहले। कैसी चलवाएं? हाँ मतलब उसी की बात है, हाँ उसी की बात कर रहे हैं। तो वहां पे आप देखोगे इन सब का एप्लीकेशन है, रियल टाइम एप्लीकेशन है, ठीक है ना, बिकॉज दे आर नंबर्स एक्चुअली। आपको बोले सर नाम उसका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका मतलब ये नहीं है ये इमेजिनरी है तो सर दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, उसका रीजन और हो सकता है, ठीक है ना, दिखाई नहीं देने का। उसके लिए अपन को डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना। तो पहली चीज इसके बारे में क्या नोटिस कर सकते हैं कि कैन वी कॉल दिस एज प्योरली रियल और रियल? कैन वी कॉल दिस एज प्योरली इमेजिनरी? कैन वी कॉल इट इमेजिनरी? तो देखो क्या भाग्य की विडंबना है, नहीं कि नंबर प्योरली इमेजिनरी तो है, प्योरली इमेजिनरी है। देखो इंग्लिश इंग्लिश फील करो, मतलब सर यही तो आता था फील में, नहीं कि दूध वाला आता था, दूध देता था, प्योर दूध है कि नहीं, प्योर शुद्ध शुद्ध ही का फील आया था जीवन में, अब वो भी खत्म हो गया था कॉम्प्लेक्स पढ़ने के बाद। ताला ने क्या कि प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है, बट इमेजिनरी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए लैंग्वेज के कैच में ना जाए, ठीक है, और इस क्लासिफिकेशन पे यकीन रखे, विश्वास रखे, ठीक है ना, यही नैया पार लगाने वाले। तो लिख सकते हैं the basis of above classification, on the basis of above classification, अब above में क्या आपने लिखा है वो आपके ऊपर है, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। on the basis of above classification, the complex number 0 + आयटा 0, ऑनलाइन में सब ठीक चल रहा है क्या भाई? हाँ यस सर। सर, बहुत बढ़िया। यस सर, सुनाई वनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ सर, कहते सर। नहीं कॉम्प्लेक्स में सर सुनाई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे रहा है, नहीं नहीं सर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेब क्लासिफिकेशन द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + आयटा 0 is purely real, is purely real as well as purely imaginary. The complex number 0 + iota 0 is purely real as well as purely imaginary, but not imaginary, but not imaginary.
ठीक है, इतना हैंडल कर पाएंगे ना। अब आगे बढ़ते हैं। बताओ ये सब 11th में डाला हुआ है एनसीईआरटी में। बताओ अभी अभी आगे पढ़ोगे ना तो और तुमको लगेगा कि अरे ये सब कहाँ पढ़ा है 11th में। नहीं तो चैप्टर 11th में डाला है एनसीईआरटी ने कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, एक पेज में खत्म कर देते हैं। और फिर बच्चे पूछते हैं कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर आपने 11th में नहीं पढ़ा है, सिलेबस छुड़वा दिया। अरे मैं क्या करूं। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाइट पेन से लिखिए। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 3-4 पेन से लिखने में अच्छा लगता है ना, मजा आता है। हाँ नहीं आता है, तुम साले वही हो जो मतलब 50 दिन में एक बार नहाते हो साले ठंडे में, इसीलिए तुम्हें मजा नहीं आता है। कितना दिन हो गया तुम्हारा, कितना दिन हो गया तुम्हारा नहाए? सोच रहे है, चुप रहे। हर बार यही जवाब देते हो, कभी चेंज भी करते हो? हाँ, कि ये वही वाला तो है नहीं कि मतलब लड़कियों से एज पूछा जाए तो भाई तुम्हारी एज क्या, 18 साल, 5 साल बाद पूछो 18 साल, और उसके बाद उसका आंसर क्या होता है कि वी आर कंसिस्टेंट। वैसे वाले में तो नहीं चल रहे हो? अच्छा, तो कितने दिन हो गए, अब सोच के बताओ। कैसा पापी आदमी है। ठीक है चलो, और एक दिन से ऊपर किसका किसका हो चुका है? अरे बोल रहे। एक उधर अपना कैप्टन वहां है, ये भी कैप्टन ही है ना, दोनों कैप्टन। अरे भाई साहब, दोनों टीम के कैप्टन नहीं ना आ रहे। अब अगले मैच के बाद ही ना होंगे। अच्छा परसों नहाए थे, संडे संडे ये जबरदस्त मामला चल रहा है। ये संडे संडे के मिलने जाता है क्या? मिलने पता हो सकता है कि लोकल कोई गार्जियन हो, उनसे मिलने जाते हैं, हो सकता है। हाँ क्या ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, खड़े हो जाओ। बोल बेटा बोल। हाँ 200 ठीक है जी। हाँ नहीं, उसको सबका खबर है। ऐसा एक आदमी होना जीवन में बहुत जरूरी है। नहीं पेरेंट्स को कौन बताएगा फिर। गुड। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इसके बारे में, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पहली बात कर रहे हैं हम किसकी, एडिशन की। एडिशन अब उधर नहीं चल रहा है कि अच्छा बल बल वाला, नहीं नहीं, जोड़ घटाव वाला। तो देयर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 x1 plus iota y1 and z2 x2 plus iota y2। कॉम्प्लेक्स नंबर में इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कीजिएगा कि कहाँ कॉम्प्लेक्स बोल रहा है, कहाँ इमेजिनरी बोल रहा है, कहाँ रियल बोल रहा है। ये सब से वर्ड्स नहीं है, उनके मीनिंग्स हैं। उन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे अभी मैं कुछ लिख दूं तो वो थोड़ा कैजुअल हो सकता है, ठीक है ना, बट जब क्वेश्चन में है x1 प्लस आइटा y1 कहीं पे लिखा हुआ आया, ठीक है, और x1 y1 के लिए कुछ रियल वर्ड का यूज नहीं किया है, तो आप खुद से ज्यूम नहीं कर सकते। मतलब हो सकता हो कि x1 itself इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अपन को नहीं पता है, समझ में आएगा? तो वो सब पॉसिबिलिटीज भी अपन को दिमाग में रखना है। नहीं सर ने तो x1 हमेशा लिखा, तो रियली लिखा है तो ये भी रियल समझ रहे हो? तो वो सब अपन को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं लिख देता हूँ हालांकि, ताकि आपको कुछ दिक्कत नहीं आए। नहीं तो आधे में तो सॉल्यूशन हमारा अलग आ जाता है और क्वेश्चन का अलग रहता है, लगता है यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है साला। तो हम लोगों ने क्या कि x1 x2 y1 y2 ऑल आर व्हाट रियल नंबर, और आयोटा क्या है आपका वही पुराना रूट ओवर -1। So if we are talking about the addition of the two complex numbers, that is z1 plus z2, ठीक है, तो the real part of z1 plus z2, the real part of z1 plus z2 is going to be the sum of the real parts of z1 and z2। इसका जो रियल पार्ट है वो हम लोगों ने कितने के बराबर होगा, सम ऑफ द रियल पार्ट ऑफ z1 and z2, मतलब कितना, x1 plus x2, और इसका इमेजिनरी पार्ट विल बी सम ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 and z2, दैट इज आयोटा टाइम्स कितना, y1 plus y2। आगे चल के जब हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, तो यू विल सी इट एज सम ऑफ टू वेक्टर्स। आगे चल के जब हम इसका एडिशन देख रहे होंगे ज्योमेट्रिकली, तो वहां पे देख के क्या लगेगा आपको कि जैसे हम दो वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं, मतलब z1 itself is a vector,
Z2 itself इज अ वेक्टर। कौन सा वेक्टर होता है? वो पोजीशन वेक्टर होता है। अभी हम आगे चलेंगे जैसे जैसे तो वो चीज सीखेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तुम्हारे घुटने में डालता जाऊं ताकि ब्रेन तक तब तक पहुंच जाए। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर हम बात करें कि एडिशन अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकली, तो इट इज लाइक एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। और वो कैसे दिखता है कि Z1 जब हम मार्क करते हैं, ठीक है ना, अभी कहां मार्क करते हैं वो भी बात करेंगे, तो वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। समझ में आ गया? तो हम लोग बोल रहे हैं कि एडिशन में अगर हम देखें तो ये चीज आ जाएगी। दूसरा अगर कोई बोल रहे हैं सब्ट्रैक्शन, हाँ, तो सब्ट्रैक्शन भी मेरे ख्याल से इसी तरह का है कुछ। Z1 माइनस Z2 दैट इज X1 माइनस X2 प्लस आयटा टाइम्स Y1 माइनस Y2। कोई बोलेगी सर मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन में हम लोग बोल रहे हैं कि Z1 इंटू Z2 निकालेंगे, and if we'll find this Z1 into Z2, this is X1 plus iota Y1 into X2 plus iota Y2। अब कुछ बच्चे हो सकता है वो बोल दे कि सर हो गया, तो आंसर इज नो। हम लोग कि इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन अभी आपने कुछ किया ही नहीं है, आपने बस लिख दिया है, ठीक है ना। अब एक चीज समझना कि इन ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच वी विल बी सॉल्विंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना, द फाइनल एक्सपेक्टेशन वुड बी कि आप फाइनली उसको इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करें। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप जब भी कुछ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, मैनिपुलेशन कर रहे हो, कुछ भी इस तरह की चीज कर रहे हो, तो जो फाइनल चीज है वो इस फॉर्मेट में लिख के छोड़नी पड़ेगी जहां ए और बी क्या होंगे आपके रियल नंबर। समझ में आ गया? यानी कि फाइनली उसको ए प्लस आयटा बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। कोई पूछे कि सर आयटा इतना ही छोटा लिखना है, ए बी इतना ही बड़ा लिखना है, नहीं, अपना फोकस आपको ये दिखलाना है यहाँ पे कि ए प्लस आयटा बी, यानी कि हम लोग बोले कि रियल नंबर इधर और रियल नंबर इधर, इस तरह के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो जो कि अभी ये नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है ना। तो हम लोग बोले कि इसको सिंपली वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की टाइप मल्टीप्लिकेशन होगा। द रियल पार्ट विल बी x1 x2 देन इज आयोटा स्क्वायर y1 y2, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1। सो दिस इज गोइंग टू बी x1 x2 माइनस ऑफ y1 y2। ये इसका क्या हो गया? रियल पार्ट। और आयोटा के साथ जब देखोगे बेटा तो x1 y2 और प्लस x2 y1। अब कुछ बच्चे हो सकता है बोले कि सर इसको क्या याद करना है? नहीं, याद वाद नहीं करना, मल्टीप्लाई कर लेना, और तो बस यही कह रहा हूं, ठीक है ना। अब चौथा जो ऑफ कोर्स होगा क्या होगा? डिवीजन। डिवीजन में हम लोग बोलेंगे Z1 अपॉन Z2। अब ऐसा नहीं कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर में अब तो 0 होगा तो उससे डिवाइड कर लेंगे, नहीं बेटा, नहीं, इतना एडवांस नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि अभी भी Z2 हैज टू बी व्हाट? नॉन जीरो, क्योंकि अल्टीमेटली है तो दोनों नंबर ही। समझ में आएगा? ऐसा नहीं कि कुछ अलग सी चीज हो गई है तो दोनों क्या? नंबर्स, ठीक है। तो हम लोग कि ये भी तभी डिफाइंड होगा जब Z2 क्या हो? नॉन जीरो, अदरवाइज इट इज नॉट डिफाइंड। तो Z1 अपॉन Z2 मतलब x1 प्लस आयटा y1 अपॉन x2 प्लस आयटा y2। आगे चल के जब हम एडवांस लेवल सीख लेंगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो जैसे अभी तो बेसिक पे है तो अपन सब कुछ बोलेंगे तो सब समझ जाओगे, नहीं, जब बहुत एडवांस हो जाओगे तुम लोग, तो तुम लोग खटाक इसका रियल पार्ट लिख दोगे, x1 अपॉन x2 प्लस आयटा y2 और y1 अपॉन x2 प्लस आयटा y2। ये सही नहीं है। नहीं, बहुत सारे बच्चों को लग रहा है हो तो गया ना a प्लस आयटा b। अच्छा, नहीं नहीं समझ में आया। अच्छा, मैं लिख के दिखा था बेटा, अभी बोर्ड से आया तो देखना तो पड़ेगा ही ना। किसी को लग रहा हो कि सर ये हो गया काम अपना, तो आंसर है हाँ, तुम्हारा काम तो हो गया बेटा। नहीं, हम लोग कि ये सही नहीं है, क्योंकि जो पहला पार्ट भी लिखा वो भी रियल नहीं है, नहीं, उसमें भी आयटा छिपा हुआ है। अब हो सकता है कोई बोले सर इस नजर से तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, देखना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि ये इसका रियल पार्ट नहीं है, ठीक है। यानी कि अपन को इसमें कैसे सिंप्लीफाई करें, तो इसमें क्या करते हैं कि एक टर्म हम लोग वर्ड बोलते हैं कॉन्जुगेट, अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेट में कुछ नहीं, इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर देते हैं हम? चेंज कर देते हैं। नहीं, यानी कि हम इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किससे? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। और कॉन्जुगेट कैसे मिलता है? इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करके। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस इज गोइंग टू बी दिस, दिख रहा है। तो हम लोग ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? x2 माइनस ऑफ आयटा y2। अब बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, फालतू में कैलकुलेशन बढ़वा दिया। नहीं, अब देखोगे डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी रियल नाउ, नहीं, तो हम लोग कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा? a प्लस बी और a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x2 स्क्वायर और माइनस ऑफ आयटा y2 स्क्वायर।
आयटा y2 स्क्वायर इज आयटा स्क्वायर y2 स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर क्या है माइनस, यानी कि डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी दोस्त x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और ऊपर अब रियल पार्ट निकालो x1 x2, और ये आयटा स्क्वायर माइनस y1 हो गया तो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस, क्यों? क्योंकि आयटा स्क्वायर है -1, और प्लस हो जाएगा आयोटा टाइम्स, मल्टीप्लाई करके देख लेना, पेन चला के देख लेना, नहीं या बगल वाले की कॉपी में देख लेना जो पेन चला रहा है, और माइनस x1 y2। अब बोलोगे अब हो गया है ये फॉर्म, कैसे? क्योंकि हम लोग ने दिस अपॉन दिस इज गोइंग टू बी नाउ a, नहीं क्योंकि ये पार्ट कैसा है रियल, और दिस ऐसा नहीं कि सर इधर लिख दिए तो ये वाला इधर चला जाएगा, ये भी आएगा, ठीक है ना? तो हम लोग दैट इज ऑल्सो a प्लस आयटा b फॉर्मेट। तो इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं कि डिवीजन को देख सकते हैं, राइट? लिख लिया हो तो फिर आगे बढ़ेंगे। देयर इज दिस पर्सन मैथमेटिशियन जिसका नाम है मास्टर आर्गन, हाँ आर्गन बोलते हैं उसको, ठीक है ना? अब जनरली आप देखो लिटरेचर में तो हमेशा उसके आगे मास्टर लगा के रखते हैं, ठीक है ना? तो अब ऐसा नहीं सुना कि वो मास्टर था क्या, नहीं ऐसा लिखा जाता है, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चों के नाम के आगे बचपन में उनके पिताजी मास्टर लगा देते होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मास्टर हो गए, ठीक है? तो देख लेना, मास्टर आर्गन वाज द फर्स्ट वन हु स्टडीड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर वेरी सिस्टमैटिकली, और उसने इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका दिया, ठीक है ना? और ज्योमेट्रिकली जिस प्लेन में रिप्रेजेंट किया, तो उस प्लेन को इसके नाम पे क्या कहा गया, आर्गन प्लेन। तो ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ नहीं, छोड़ो हटाओ, पॉलिटिकली हो जाएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जिस प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, आर्गन प्लेन। समझ में आएगा? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई की बात करें, जहां x एंड y डेफिनेटली रियल है और आयटा क्या है, रूट अंडर -1, तो जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इस प्लेन में, ठीक है ना? तो आप बोलोगे कि ये देख रहे हो तो सर वही XY प्लेन जैसा ही लग रहा है, तो लग वही रहा है, ठीक है ना? और है भी वैसा ही कुछ, सारे ऑपरेशन उसी तरीके से चलते हैं, बट नाम क्या है इसका, आर्गन प्लेन। एक्स एक्सिस को यहाँ पे रियल एक्सिस कहा जाता है, ठीक है ना? कोई अगर एक्स एक्सिस कैजुअली कह दे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, और गिल्ट फीलिंग मत रखना जीवन में, ठीक है ना? तो हम लोग बोलेंगे कि एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस, जो भी बोलना हो बोल सकते हो, ठीक है ना? दूसरा हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो एक्सिस है इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। अब ये वर्ड आते हैं ऐसे नहीं कि सर ये वाला तो दिख ही नहीं रहा मुझे, नहीं, इसका नाम है बस, ठीक है? दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयटा वाई को इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले समझना कि हम इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 लाइन भी हो तो चल जाएगा, ठीक है ना? कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयटा वाई है तो उसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसको क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में जो पहली एंट्री होगी दैट विल बी ऑलवेज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो दूसरी एंट्री होगी दैट विल बी द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के और भी तरीके हैं वैसे तो। एक तो अपन को x प्लस आयटा वाई दिख ही गया, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या दिख गया, x कॉमा वाई, तीसरा हम आगे चल के देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, पोलर फॉर्म, फिर एक हम फॉर्म देखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फिर अपन आउट ऑफ फॉर्म हो जाए, मतलब फिर उसके देखते जाएंगे, ठीक है ना? तो हम लोग बोलेंगे दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयटा वाई इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, और इसको एज अ पॉइंट हम इस आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं x कॉमा वाई। तो हम लोगों ने कि अगर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, अब कोई बोलेगा सर हमेशा यही प्लॉट कर देते हो आप लोग, तो x और y पे भी डिपेंड करता है। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो यही इधर मतलब इधर ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, एक x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो मतलब ठीक है। तो मान लो कि ये क्या होगा, फिर से वही y, और ये फिर से क्या होगा x। रोने मत लगो, ठीक है? तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गन प्लेन। रियल एक्सिस पे जो भी पॉइंट होंगे डेफिनेटली वो सब क्या होंगे, प्योरली रियल या फिर रियल नहीं, और इमेजिनरी एक्सिस पे जो पॉइंट्स हैं दे आर प्योरली इमेजिनरी। एक पॉइंट ऐसा है जो इमेजिनरी नहीं है, कौन सा, 0,0। हाँ, लेकिन उसके अलावा अगर मैं किसी पॉइंट की बात करूंगा तो दे आर प्योरली इमेजिनरी एज वेल एज इमेजिनरी। समझ में आएगा? तो मेरे ख्याल से क्लियर है सब बातें। हो गया, लिख लिया, मिटा दूं? हाँ, क्या क्या होगा उधर से कनेक्शन कुछ
ठीक है, भगवान को याद करते रहना चाहिए, उम्र भी हो गया है। मेरा मेरा तो क्या उम्र हो गया, नाम ही अमर है। अच्छा, क्या हो गया? आपने क्या मतलब ये इसकी अलग प्रॉब्लम चलती है, इसको पहले बेंच पे सुनाई नहीं देने की बीमारी है भाई साहब। कैसे पैदा किया ये? इतनी बड़ी बीमारी। अच्छा, क्या हुआ? तुम ऐसे मुंह पे हाथ रख के हंस रहे हो, मिस यूनिवर्स तुम ही बने हो। नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे थे कि देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस, मतलब डिफरेंसेस मतलब लड़ाई झगड़ा वाला नहीं, मतलब डिफरेंसेस मतलब कुछ ऑपरेशंस में थोड़े बहुत डिफरेंसेस है। जैसे अगर चाहो तो लिख दो, लिख लो, डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रा ऑफ, सुबह से खाली बैठा रहूंगा तो कोई नहीं कॉल करता। जैसे क्लास में जाओ, जो भी क्लास में जाओ तो कॉल, उनको भी पता है कि क्लास के टाइम पे फोन नहीं उठाएंगे तो कॉल करके खत्म करो। अच्छा क्या था? डिफरेंसेस बिटवीन अलजेब्रा ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिफरेंसेस बिटवीन अलजेब्रा ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना? जैसे हम लोगों ने देखा होगा इस तरह का रिजल्ट, डेफिनेटली मुझे लगता है ये। अच्छा, उसको पहले बाद में करते हैं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जैसे दो रियल नंबर्स है, ठीक है ना, ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, तो वी डेफिनेटली हैव अ रिलेशन इन ए एंड बी इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स, कि इधर ए इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन बी और ए बी के बराबर होगा या फिर ए बी से छोटा होगा। इस तरह का कंपैरिजन जो है रियल नंबर में चल रहा है, समझ में आएगा? और इसको एक लॉ भी कहते हैं, द लॉ नेम इज ट्राइकोटॉमी लॉ। मतलब ये टॉमी नहीं बेटा, तो हमने क्या कि दिस इज कॉल्ड एज ट्राइकोटॉमी लॉ। मतलब ये नाम बताने की इच्छा नहीं है, बस ये बताने की इच्छा है कि दो रियल नंबर अगर हैं तो उसके बीच में इस तरह का एक रिश्ता होता है कि या तो ए बी से बड़ा हो या ए बी के बराबर हो, ए लेस देन बी हो, ठीक है ना? लेकिन अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आइटा बी एंड सी प्लस आइटा डी, जहां ए बी सी डी ऑफ कोर्स हम लोग क्या ले रहे हैं, रियल नंबर्स, और आइटा इज रूट ओवर -1, तो हमने कि अगर a प्लस आइटा b और c प्लस आइटा d आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो देयर इज नो सच कंपैरिजन हियर। मतलब हम नहीं बतला पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है ना? तो यानी कि हम इनइक्वालिटीज नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं देखेंगे, समझ में, एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। आप कोई बोले कि सर कर सकते हैं, तो उसका लॉजिक बतला दूंगा कैसे कर सकते हैं। किसी को लगता हो कि नहीं सर 2 + 3 आइटा इज ग्रेटर देन 1 + आइटा, ऐसा कुछ? हाँ, नहीं, तो इसके हिसाब से ऐसे ही होगा ना कि ये इससे बड़ा हो ये इससे बड़ा, ऐसे ही कुछ सोच रहे होगे तो ही करोगे। लेकिन आप सोचो ना कि अगर मान लो कि ऐसा हो जाए तो फिर क्या करोगे? कौन बड़ा कौन छोटा कैसे बताओगे? मतलब देयर इज नो यूनिफॉर्म मतलब पैरामीटर या कंडीशन जिसमें, जैसे रियल नंबर में हमको पता है ना कि आगे वाला जो नंबर है वो पीछे से बड़ा होता है, ये पता है हमको, समझ में आएगा? तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। कोई बोले कि किसी पर्टिकुलर लाइन पे कर सकते हो, तो हम लोग बोलेंगे कि अपन को ऐसी चीजें डील करने के लिए नहीं आती है, समझ में आएगा? हाँ, रियल नंबर की वैल्यू इसलिए हम उस पर इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि वो पहले आ चुका है। मतलब बहुत सारी चीजें बहुत सारे ऑपरेशन उससे रिलेटेड ऑलरेडी बने हुए हैं रियल नंबर में, ठीक है? तो आपको बोले कि अच्छा अब यहाँ पे आ गए तो अपन उसको हटा देते हैं, तो नहीं, उसकी अपनी वैल्यू है, उसको अपन चलने दें, समझ में आएगा? तो हम लोगों ने कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में वी कैन नॉट कंपेयर, ठीक है ना? तो लिखना a प्लस आइटा b ग्रेटर देन c प्लस आइटा d, abcd बिलोंग्स टू आर आइटा रूट अंडर -1। a प्लस आइटा b ग्रेटर देन क्या, c प्लस आइटा d, a b c d बिलोंग्स टू आर आइटा रूट अंडर -1 is meaningful
नहीं, is meaningful only when b equals d equals 0. is meaningful only when b equals d equals 0. समझ में आई बात? कि यानी कि अगर b और d दोनों 0 जाए मतलब फिर से हम किसकी बात करेंगे? रियल नंबर्स की। समझ में आएगा? तो क्लियर है। बट हम इक्वालिटी की बात जरूर करते हैं, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी के बारे में जरूर बात कर सकते हैं। ग्रेटर देन लेस देन तो नहीं बोल सकते, बट यू कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट इक्वालिटी। समझ में आएगा? यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि वी कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस थिंग z1 इक्वल टू z। अब z1 इक्वल टू z2 की अगर कभी भी बात करेंगे तो अब इसका मतलब क्या हुआ? तो कि z1 इक्वल टू z2 या दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हम तभी बोल सकते हैं जब दोनों का रियल पार्ट भी बराबर हो और दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी बराबर हो। तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, बट फिर भी अगर कॉमन सेंस के हिसाब से नहीं चमकती हो तो सुन लेते हैं। जैसे कि अगर हम कोई एक नंबर लेते हैं लाइक 2 + 3 आइडा, तो जब इस 2 + 3 आइडा को इस आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लॉट करेंगे, नहीं तो अपने पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे। नहीं, दो ही तो आएगा ना। थोड़ा कम कर देते हैं, दो ही तो आएगा। नहीं बेटा, एक ही आएगा। कैसे दूसरा कैसे आएगा वैसे बताओ? अच्छा, हाँ नहीं, ये भी ट्रिक अच्छा है। तो क्या कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आइटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो देयर इज गोइंग टू बी अ यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन दिस प्लेन, या देयर इज गोइंग टू बी अ यूनिक पॉइंट इन दिस प्लेन। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर will represent a unique point in this complex plane. ठीक है ना? आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, वन इज द सेम थिंग। तो हम लोग कि इफ वी हैव एनी कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम लोग कि देयर इज अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस प्लेन। और अगर मान लो कि हम किसी भी पॉइंट की बात करें, जैसे इस पॉइंट की बात करें, तो इसके कोरोस्पोंडिंग हमारे पास कम से कम 4 कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। आधा बहुत नीचे गिर गया भाई। तो हम लोग क्या कि इसके रिप्रेजेंटेशन में भी एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के कोरोस्पोंडिंग एक यूनिक पॉइंट है और हर एक पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अब मैं कह रहा हूं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, तो इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल तो दे विल हैव टू ऑक्युपाई द सेम चेयर इन दिस आर्गन प्लेन। समझ में आ गया? एंड इफ दे आर ऑक्युपाइंग द सेम चेयर इन द आर्गन प्लेन, इसका सिंपल मतलब हो गया क्या कि रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड है, ध्यान रखना, ठीक है ना? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 एंड द रिएक्शन इज रिवर्सिबल आल्सो। नहीं कि अगर ऐसा है तो हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या कह सकते हैं? इक्वल। तो इनइक्वालिटीज के बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन हम इक्वालिटी के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। करेंगे, कर सकते हैं, जो भी है, ठीक है ना? सेकेंड पॉइंट हम लोग नोट करने वाले हैं, अगर लिख लिया हो तो आपने। हाँ, 1 मिनट दे सकते हैं, उतना ही है बस। जैसे मान लो कि a और b, सेकंड पॉइंट है, a और b अगर रियल नंबर है, ठीक है ना, तो a² + b² इक्वल टू 0। नहीं, इफ देयर आर टू रियल नंबर्स एंड a² + b² इक्वल टू 0 है, तो क्या हम लोग बोलते हैं इस केस में? a इक्वल्स टू b। अच्छा, इक्वल्स टू 0 भी रहता है। अच्छा, हाँ। तो लेकिन अगर a² + b² इक्वल टू 0, दिस डेफिनेटली मीन्स क्या? a and b both are 0. This means a and b both are 0. क्लियर है यहाँ पे? नहीं, और ये बहुत बार यूज भी किया होगा टीचर ने। नहीं, हम जहाँ बहुत बार अटक जाते होंगे तो पता चलता है अच्छा यही है फिर से। नहीं, देख लेना। आपको बोले कि सर a² + b² + c² इज 0, a b c आर रियल, साथ में और उसकी चटाई बिछा देना c इक्वल टू 0 की, ठीक है ना? लेकिन अगर मान लो कि कोई बोलता है कि z1 and z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, z1 and z2 are what? Complex number. So z1 square plus z2 square equal to 0. Can we say that this implies z1 0, z2 0? The main important reason behind this is that we have now started studying complex number. बाकी exact तो थोड़ी पता होगा।
अरे इतना एम्फेसाइज किया जा रहा है, डिफरेंस बोला जा रहा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये चीज नहीं हो रही होगी, तभी तो डिफरेंस बोला ना सर ने। उसके अलावा कोई रीजन है क्या? कौन कैंसिल हो गया? बाकी सबके साथ कैंसिल हो जाएगा, आइटा स्क्वायर भी माइनस साइन आएगा तो नेगेटिव। तो हम लोग बोले कि जैसे हम यहाँ पे ये बहुत क्लियरली बोल सकते हैं क्या कि z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इक्वल टू 0 विल नॉट इंप्लाई दिस, ठीक है ना। देयर कैन बी वेरियस केसेस, इनफिनिट केसेस। मतलब अगर मैं एक आंसर एक बोलूं 1 एंड आइटा, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो, कितना आएगा? 0। 2 एंड 2 आइटा, उसका भी 0 आएगा। नहीं सोचो, स्क्वायर करके ऐड करो ना, पेन चला लो, सर पटक लो समझ में आ रहा है? तो उसका भी सम 0 आएगा। तो दिस विल नॉट इंप्लाई दिस। अब कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग के बच्चे बैठे होंगे, बोले कि अरे इसका मतलब ये नहीं होता, मतलब सर बोल रहे हैं कि ऐसा है तो z1 0 और z2 0 तो होएगा ही नहीं। अरे ऐसा नहीं कह रहा हूं भाई, इंप्लाइज का मतलब होता है कि दिस इज द ओनली थिंग। समझ में आएगा? तो अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिस डज नॉट इंप्लाइज, मतलब दिस इज नॉट द ओनली थिंग, मतलब दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन जब ये 0 हो रहा होगा। इसके अलावा देयर आर इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया? आप बोलोगे कि और भी हो सकते हैं, तो यस अपन इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे देखें इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, आज तक तो कभी किया नहीं। z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, ये तो बताया जाता है फैक्टराइज ही नहीं होता। नहीं, इसको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोटा। हालांकि बोले कि इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तोड़ तो अपन किसी को भी सकते हैं बेटा। देखना इधर, z1 प्लस आयोटा z2 और z1 माइनस आयोटा z2, ये ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। और अभी भी वो वाला चलता है कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, क्योंकि देखो बार बार मैं बतला रहा हूं है ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही, तो दो नंबर का अगर प्रोडक्ट 0 है तो कम से कम एक को 0 होना ही पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है सर ये भी 0 नहीं, ये भी 0 नहीं है, प्रोडक्ट 0, ऐसा हो जाए तो बस उसका आंसर वही गलती से, उसके अलावा दूसरा कोई आंसर उसका एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर प्रोडक्ट 0 है तो कम से कम एक को तो 0 होना पड़ेगा। समझ में आएगा? तो अगर कोई बोले कि सर ये 0 हो जाए तो ये चीज हो जाएगी, और अगर ये 0 हो जाए और वाला केस होता है बहुत सारे, तो छोड़ो ऐसा हो जाए। समझ में आ रही बात? तो अगर अब कोई बोले कि इस केस में, तो आप z2 कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लो, मन में सोचो, ठीक है, मन में सोचो, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये जो वो वाला नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। अपन मन में कुछ भी सोचो, उसको आइटा से मल्टीप्लाई करते हैं, और अब वो एक नया कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। नहीं मैं फील दिलाता हूँ, सपोज बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग 2 प्लस आइटा ले लेते हैं, ले लिया, अब उसको आइटा से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 2 आइटा माइनस 1, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, फील आया? अब उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, 0 आ जाएगा। कोई बोलेगा कि माइनस, अब बोलोगे इस चमत्कार पॉसिबल है, करके देख लो यार, ऐसे मत देखो। तो हम लोग क्या कि माइनस आइटा से मल्टीप्लाई कर दो या आइटा से मल्टीप्लाई कर दो और स्क्वायर करके ऐड कर दो, ऑलवेज यू विल गेट व्हाट? 0। यानी कि अपन इस चीज को बिल्कुल रख लें दिमाग में कि अगर रियल नंबर का स्क्वायर का सम 0 है तो ही हम ऐसा बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं कर, ठीक है ना। लेकिन अपन कर देंगे, लेकिन वो ध्यान रखना वो गलती से हो रहा है, ठीक है। ये हमारा रियल नंबर का हैंगओवर इतना ज्यादा है, अचानक से कैसे खत्म होने वाला है, समझ में आ रही बात? तो अपन करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगा, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर 0, सर z1 0 z2 0, ठीक है ना। और आगे भी बढ़ जाएंगे, अब बाद में वो आता तो था ही तो बस वही चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो देख लेना एक बार, ठीक है। तो अपन जब इस तरह की क्वेश्चंस के साथ आप डील करें तो लेट्स बी बिट मोर केयरफुल, बस इतना ही है, ठीक है ना। बाकी तो चलता ही है, सीखेंगे कैसे। नेक्स्ट हम लोग थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ये कंप्लीट हो गया ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि x इज अ रियल नंबर, बहुत सारे तो बच्चे इतनी मुश्किल से ये वाला सीखा था 50 बार गलत करके, और साला वो भी चेंज कर दिया इन लोगों ने, मतलब जीने नहीं देंगे ये लोग। नहीं मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं बोला, आपकी मर्जी, जो करना है कर लेना, ठीक है। तो अगर मान लो कि x इज अ रियल नंबर, किसकी बात हो रही है? हाँ, हम लोगों ने x क्या है? रियल नंबर। तो अगर इसके कोई मॉड की बात करें, तो हम लोग अगर मॉड की बात करें तो हम लोग कि x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, तो रियल नंबर में ही चलेगा, मॉड x इज x और
माइनस एक्स डिपेंडिंग अपॉन एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये भी बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत सीख गए होंगे। नहीं, अब उसकी बारी आ रही है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे अगर z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, z कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉड z, अब ऐसा नहीं कि मॉड z, ओ आई हैव लर्न दिस मॉडुलस कांसेप्ट, इट्स टू कूल। मॉडुलस z इज z व्हेन z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस z व्हेन z इज लेस देन 0। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं, इस तरीके से मॉड z डिफाइन नहीं होता है। अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉड z इज नॉट डिफाइंड लाइक दिस। समझ में आएगा? मॉड z को डिफाइन करने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका है जो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर के बाद, होपफुली समझ में आएगा। और ये भी समझ लीजिए कि z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉजिटिव और नेगेटिव आप कर रहे हैं तो आप ही कर सकते हैं बेटा, मतलब इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट आप ही में है, मतलब बाकी नॉर्मली मिलता नहीं है, बट देख लो जैसा भी लगे, ठीक है। तो अपन ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें जब z कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब आप मॉड या इस तरह की चीजों के साथ डील कर रहे हो तो फिर से अगेन आई विल अपील कि थोड़ा सा केयरफुल रहें कि हम क्या चीज लिखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। पर जैसे कि हम सर सोच तो वही रहे थे, लिखा कुछ और गया, क्या करें सर। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात, सीख जाएंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है, आसान है। चलो बढ़िया है। अब नेक्स्ट लिखना हेडिंग। अगर ये लिख लिया, मतलब आसान है मत लिखना, हेडिंग लिखना, ठीक है ना। ये जरा ऐसे करके सोच रहा है, दिमाग हिल गया क्या? अरे बोलना, अरे नहीं पढ़ा रहा मैं, जब मार में बोल, क्या हुआ, खड़े हो। ऐसे करके क्या देख रहा है? ऐसा लग रहा है कि बाहर निकल रहा है कुछ कॉन्सेप्ट, तो रोक रहा है, क्या हो क्या रहा है? ठीक है ना सब? पक्का झूठ बोल रहा है तो शक्ल से नहीं दिख रहा, मास्क लगाए हुए ना। अच्छा नेक्स्ट लिखेंगे 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। अच्छा ये सब भी ध्यान रखना है, जैसे अभी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेगा z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और z इक्वल टू ऐसे लिख देगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बहुत खतरनाक हो जाते हैं फिर, एकदम टू मच वाइल्ड, सीधे बोल देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर 0 से 5 के बीच में लाई कर रहा है। अरे बचपन से पटक्का चला है, ऐसे लगा कि तो इसके बीच में लाई करता है, इतनी मुश्किल से तो सीखा था यार। नहीं, इतना लात खा के ठोकर खा के सीखा था, आज मतलब सब बदल रहा है देश में। जरूर मोदी जी ने किया है। तो हम लोग कि z इक्वल टू 0,5, इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर 0 से 5 लाई कर रहा है, ये बोला मैं तो यही सोच रहा था। नहीं बेटा, दिस इज सिंपली 0 + 5 आइटा। अच्छा अब समझ में आया। ठीक है, ठीक है। अभी मैंने लिख के दिखाया था ना ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, भूल गए होगा थोड़ा सा, नहीं a, b, a + आइटा b, ऐसा बोला था थोड़ा सा इंग्लिश में। तो इसका मतलब होगा 0 + 5 आइटा, ठीक है। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना, बाकी तो तुम लोग हो ही स्मार्ट। हाँ थैंक यू कह सकते हो, ऐसे कोई बुरी बात नहीं। हाँ ये क्या कह रहा है, क्या बोल रहे हो मायूस, मतलब आयुष कुछ कहो। अंदर से फील आई है इसको। अच्छा नेक्स्ट लिख रहे थे क्या, 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहला लिखेंगे अपन कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लिखेंगे पहला, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स तरीके से बात कर रहा हूं मुझे समझ में कम आएगा नहीं। They also understand complex number. अच्छा तो अब उसकी जगह बन मत जाना कि सर अच्छा वो से आते लिखेंगे पहला, गैंग वॉर चालू हो गया क्या? लेना क्या लिखा, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोगों ने ये अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z x + आइटा y, और x और y दोनों कैसे हैं आपके रियल नंबर्स, और आयोटा क्या है आपका √/-1, ठीक है ना।
तो इसके कॉन्जुगेट को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं z, और ऊपर एक ऐसी लाइन बना देते हैं एंड वी रीड इट एज z बार। हाँ मतलब कुछ और मत सोचना, ठीक है ना, हम इसको बस ऐसे बोलते हैं क्या, z बार। वेरी गुड। तो हालांकि ये ऑप्टेन कैसे मिलेगा, कैसे, तो हालांकि इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, एंड दिस विल बी लाइक x माइनस आइटा y। तो लिखना the complex conjugate of a complex number, the complex conjugate of a complex number, the complex conjugate of a complex number z equal to x plus iota y, the complex conjugate of a complex number z equal to x plus iota y is represented as z bar, is represented as z bar, and it is obtained by changing the sign, and it is obtained by changing the sign of its imaginary part, and it is obtained by changing the sign of its imaginary part, that is z bar equals क्या आ जाएगा, x minus iota y, ठीक है, that is z bar equals x minus iota y। तो अगर आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन पे प्लॉट करोगे, मान लो कि अगर x, y इधर कहीं है, तो आप देख सकते हो कि इसका ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होगा बच्चों, x, माइनस वाई, और x, माइनस वाई में आपको समझ में आ गया कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसका रिफ्लेक्शन होगा इन द रियल एक्सिस। क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा इन द रियल एक्सिस। इनफैक्ट अगर कोई बोले थर्ड क्वाड्रेंट में कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो उसका कॉन्जुगेट किधर मिलेगा, सेकंड में मिलेगा। समझ में आएगा, तो लिख लेना कि z एंड z बार आर मिरर इमेजेस, z and z bar are the mirror images in the real axis, z and z bar are the mirror images in the real axis। ठीक है, तो this is how the conjugate is defined। इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, लेकिन अभी हम उसको नहीं ले रहे हैं, हम उसको अगली क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड पॉइंट, मतलब प्रॉपर्टीज सबको एक बार में ही देख लेंगे। सेकेंड लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड हेडिंग इज, सेकेंड टर्म इज, हेडिंग इज जो भी लिखना है, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, x प्लस आइटा y रिटन एज x कॉमा y, सॉरी वेयर x कॉमा y बिलोंग्स टू r, आइटा इज रूट अंडर -1। तो मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ कहीं है, ठीक है, तो इसका जो मॉड है उसको पहले तो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ में आएगा। और हाउ दिस इज डिफाइंड, दिस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द ओरिजिन। कैसे डिफाइन करते हैं इसके मॉडुलस को, दिस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द ओरिजिन। समझ में आएगा। और ऑफ कोर्स अगर हम ये डिस्टेंस निकालना चाहें तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि इसको y, इसको x तो हमने बोला ही था, तो दिस इज गोइंग टू बी रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी मॉडुलस z इज, दिस इज अ रियल क्वांटिटी, राइट। हालांकि पॉजिटिव तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कैसा है, रियल है। तो अगर आप देखोगे कि कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी वगैरह यूज हो रही है, तो वो मॉड z के टर्म में बात कर रहा होगा सिर्फ, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचना कि z के टर्म में कर दिया, मॉड z इज ग्रेटर देन 2 तो z इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन -2, ऐसा अब नहीं चलता, अब खत्म हो गया ये, ठीक है ना। मॉड z ग्रेटर देन 2 का भी मतलब अभी समझाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अपन ये समझ लें कि जब भी z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉडुलस ऐसे डिफाइंड होगा, कैसे, रूट अंडर ऑफ, हाँ ऐसे, ऐसे इज द बेस्ट आंसर, बट हम रूट अंडर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स और वाई कैसा वहां पे रियल। तो लिखना इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the distance, it is defined as the distance between the complex number and the origin,
It is defined as the distance between the complex number and the origin. नहीं आगे ये सब लिख लेना और क्या डिजाइन बना लेना सेम. Next is argument of a complex number. Third term is argument of a complex number. आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा किसी में तो मजा आता है नहीं आर्गुमेंट में. तो आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर हम आर्गुमेंट बात करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का x प्लस आइटा y का, इसको थोड़ा समझ लीजिए डेफिनेशन वाइज भी और कॉन्टेक्स्ट वाइज भी कभी कभी पूछा जाता है अलग अलग तरीके से. तो हम लेने की देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आइटा y, हाउ वी डिफाइन इट्स आर्गुमेंट. तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इसको आर्गन प्लेन पे प्लॉट करते हैं. क्या करते हैं? आर्गन प्लेन पे प्लॉट करते हैं. अब मत सोचना ऐसा कि सर हर बार प्लॉट करेंगे तो यही आएगा क्या. एक्स वाई पे डिपेंड करेगा. ये थोड़ा ट्रिकी नेचर का है सोचना. तो हम लोग बोलेंगे कि सबसे पहला काम क्या होगा, आर्गन प्लेन पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर देना, प्लॉट कर देना. समझ में आएगा. और फिर इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देना. किससे ज्वाइन करोगे? ओरिजिन से. और अब हम लोग बोलेंगे कि द स्ट्रेट लाइन या द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर. नहीं मॉड. अरे सुन ले. अच्छा बोलने की इच्छा होती है ना. मैथ्स में साला यही नहीं हो पाता. बस केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो आधा तुम भी बोल रहे हो आधा हम भी बोल रहे हैं. समझ किसी को नहीं यहाँ पे बस ये है कि मास्टर तो समझ ही रहा है, कम से कम बोलने नहीं दे रहा, वो अलग बात है. इसको तो आ रहा है कुछ कुछ. तो देख लेना एक बार. हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ बोलना खुल के बोल. खुल मैं नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताता हूँ, मेरे तक ही रहेगी बात. बोल. सब बच्चे आंसर चिल्लाता है, जो सही रहता है. नालायक कहीं का कुछ भी बोलता रहता है. मैं बताता हूँ सब लोगों को. तो हम लोग बोलेंगे कि क्या चल रहा था आर्गुमेंट. तो हम कि हाउ वी डिफाइन आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो फर्स्ट थिंग इज लेट अस प्लॉट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इन द आर्गन प्लेन. Then join this complex number with the origin. Now the angle made by the line joining, English में चल रहा है सब ध्यान रखना. सांस रोक के थोड़ी देर. Now the angle made by the line joining the origin and the complex number with the real direction, the real axis, positive direction of real axis is called as. ये लास्ट पार्ट सबका क्लियर रहता है. डेफिनेशन का अपना लास्ट पार्ट क्लियर रहता है. इस कॉल्ड एज आएगा. ठीक है ना. तो देख लेना है. तो हम लोग बोलेंगे हाउ वी डिफाइन द आर्गुमेंट. चाहो तो लिख सकते हैं. इट इज द एंगल. इट इज द एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग. इट इज द एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द ओरिजिन. It is the angle made by the line joining the complex number and the origin with the positive direction of real axis. With the positive direction of real axis. With the positive direction of real axis. अगर z के आर्गुमेंट को हम डिनोट कर रहे हैं तो इस तरीके से भी लिखा जाता है ARG. और बगल में हम लोग कैसे लिख देते हैं इस तरीके से ब्रैकेट में z. समझ में आएगा. एंड दिस इज रेड एज अगेन आर्गुमेंट ऑफ z. और अब हम लोग बोलेंगे कि अगर ये एंगल बेटा थीटा है, ठीक है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z इज व्हाट, थीटा. अच्छा जैसे अगर कोई बोले आर्गुमेंट ऑफ, इसका आंसर कर सकते हैं क्या? ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है ना. यही तो चाहिए सजनी में ऑप्शंस. ऐसे टीचर को कैसे बोलते यार. अच्छा लगता है तुम लोगों को. डिसरिस्पेक्ट है यार.
आराम से आराम से, घबराने की बात नहीं है। डेफिनेशन तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, तुक्का तुम्हें ही मारना है। डिस्कशन मोड नहीं है यहाँ पे। तुम्हें ही बोल रहे हो ना डिस्कशन। वो आजकल आईटी ने वो निकाला क्या अभी कि हाउ डू यू वांट टू टेक दिस एग्जामिनेशन, इंडिविजुअल और इन ग्रुप्स? अभी ऑप्शन चल रहा है क्या वैसा? नहीं ना, तो इंडिविजुअली चल रहा है मेरे ख्याल से अभी तक। तो अकेले करो या कुछ और बात कर रहे थे? लेट हो रहा है वैसे कुछ नहीं? नहीं होता है, बहुतों को हॉस्टल में जाके बर्तन मांजना होता है। बताओ भाई, फाइनल हो गया? ए बी सी? यस, ए और बी दोनों है। ए बी सी, ए बी सी डी। ये बच्चा तो अल्फाबेट बोलने लग गया, हम बचपन में नहीं किया। यस सर, ए और बी दोनों होगा तुम भी कुछ बोलना चाहते हो? सर ए और बी दोनों। सर ए बी डी। और कोई? ए डी? ए बी डी। सर सुन नहीं रहे। कोई नहीं, माइक नहीं लगा है। हेलो। दो कैप्टन माइक नहीं लगा है सर। हाँ हाँ बता भाई कप्तान साहब, करो ना, यहाँ करो। ऐसे नहीं बोलो सीधे, बाद में कहता है कि नहीं सर हम हाँ हाँ। दिस क्वेश्चन वाज डेडिकेशन टू एबीडी। यस सर। The correct answer is A, B and D. 5 by 4 cannot be the answer. सबसे पहली चीज क्या करेंगे हम, 1,1 को क्या करेंगे? पिलॉट। नहीं, क्या करेंगे? पिलॉट। तो जैसे ही आप 1,1 को पिलॉट करोगे तो यहाँ आएगा, और ये एक, तो उससे तो हम लोग ले थीटा पाई 4। अब ये चीज ध्यान रखना कि आर्गुमेंट इज नॉट सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मतलब इसका आंसर सिंगल वैल्यूड नहीं है, मतलब हम लोग मल्टी वैल्यूड है। जैसे अगर हम लोग ने बोला कि रियल एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल मेजर करना है, तो एक तो यही हो गया पाई बाई 4। नहीं, कोई बोले कि एक चक्कर मार के भी हम यहाँ आ सकते हैं, तो यस, ये भी तो इसी के साथ मेजर किया हुआ एंगल है। तो दिस इज 9 पाई बाई 4 ऑल्सो। 5 पाई 4 नहीं होगा, क्योंकि 5 पाई 4 के इधर आना पड़ेगा, क्योंकि पाई बाई 4 प्लस पाई करोगे तो इस तरफ तो नहीं है ना, 1 प्लस आएगा नहीं। हाँ, लेकिन कोई बोले कि सर वो -1/, वो भी आएगा इधर से मेजर। ये किस डायरेक्शन में मेजर्ड है? क्लॉकवाइज, तो देयर विल बी अ माइनस साइन आल्सो। नहीं, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 7 पाई 4। 2 पाई में से पाई बाई 4 हटा दो, 7 पाई 4, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया तो -7 पाई बाई 4। तो यानी अपन यहाँ पे बहुत क्लियर रखें कि आर्गुमेंट के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। तो यानी हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट, अगर हम लोग बात करें तो मैं 3 कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, बट क्वेश्चन अपने हिसाब से कुछ भी डिफाइन कर सकता है। तो क्वेश्चन हैज दैट प्रिविलेज। जैसे अगर हम आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात करें तो एक तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं? जनरल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट। एक क्या कह सकते हैं? जनरल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट। अब बोलोगे जनरल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट का मतलब क्या? मतलब कि अगर एक आर्गुमेंट थीटा है, एक आर्गुमेंट क्या है उसका? थीटा, तो व्हाट इज द जनरल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट? 2n पाई प्लस थीटा। अब बहुत सारे बच्चों को 2n पाई प्लस, तो बेटा ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि हम थीटा प्लस 2 पाई बार बार चक्कर मार के उसी लाइन पे आ सकते हैं, ठीक है ना। अब कोई बोले सर प्लस ही रहेगा, नहीं, n इंटीजर लिखा है तो माइनस भी हो सकता है, जैसे -7 पाई 4, जैसे थीटा पाई 4 इसमें पकड़ लो अभी प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में, तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो 9 पाई 4 आ जाएगा, -1 रखोगे तो -7 पाई 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो होता है जनरल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट, दूसरा हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एम्पलीट्यूड।
इसमें यूनिक आंसर आता है। नहीं, इसमें क्या आता है? यूनिक आंसर। जैसे हम इसको ऐसे भी लिखते हैं AMPZ ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यूनिक आंसर आता है। और यूनिक आंसर आने का रीजन क्या है कि हम आर्गुमेंट को कटेल कर देते हैं बिटवीन टू लिमिट्स। जैसे हम एम्पलीट्यूड Z जब भी बोलेंगे दैट विल बी ऑलवेज लाइंग बिटवीन, हाँ बस हो गया कल्याण, ओपन -π से क्लोज π। नहीं, एम्पलीट्यूड के बाद जब भी करेंगे तो वो किसके बीच में आएगा? ओपन -π से क्लोज π। अगर किसी ने पूछा होता है एम्पलीट्यूड ऑफ 1 + i, तो देयर आर नॉट गोइंग टू बी 3 आंसर 4 आंसर, देयर इज गोइंग टू बी ओनली 1 आंसर। और वो आंसर क्या होता? 5। मतलब वही आंसर आएगा जो इसके बीच में होगा। कोई बोले 9π4 नहीं, क्योंकि वो पाई को क्रॉस कर चुका है। कोई बोले -7π4, वो भी नहीं आएगा। यानी कि इसके बीच में हमेशा जो आंसर होगा दैट इज यूनिक। इसमें बस एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें एम्पलीट्यूड कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बतलाना है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, लाई कर रहा है, तो द एंगल विल बी ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमेशा किसमें मेजर करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर वो थर्ड और फोर्थ में, तो क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। और इस वाली लाइन का खास क्या रखना, ये वाली लाइन हमेशा किस डायरेक्शन में मेजर्ड होगी? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? क्लॉकवाइज में नहीं होगी, क्योंकि -π क्या है? ओपन। -π क्या है? ओपन। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि अगर कभी भी आपको बोलता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर या एम्पलीट्यूड ऑफ Z, तो द आंसर विल बी ऑलवेज इन दीज इंटरवल्स, ठीक है ना। अगर इसके बाहर का आपने आंसर दिया है तो आंसर है, लेकिन उसको हम लोग क्या कहते हैं? गलत आंसर। बस इतना ही फर्क है, और कुछ नहीं। आंसर तो वो भी है, ऐसा क्या है। And the last is least positive argument. अब ये नहीं कि लास्ट मतलब बस यही 3 है क्या? नहीं, अब हो सकता है किसी क्वेश्चन में बोल दे कि फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइंग इन दिस रेंज, और आप वहां कुछ भी लिख कर आ रहे हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं, बस इस चीज का ध्यान रखना। लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट में भी यूनिक आंसर है। नहीं, तो इसमें थीटा कहां से कहां अप्लाई करेगा? 0 से π, 2 क्वाड्रेंट छोड़ दें, 2π -π/2। हाँ, -π/2 अगर आप पकड़ के रखते हो तो बहुत सही है, क्योंकि वो पॉजिटिव की फील बहुत अच्छी देता है। -π/2 लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट बोल रहे हैं ना, पॉजिटिव बोले तो -π/2 तो बोलेंगे ना, नेगेटिव मतलब नहीं बोलेंगे क्या? हाँ, कहां से चालू करूं? 0 से π, 2π से 2π। अच्छा, ऐसे लिख दूं मैं, 0 से 2π ऐसे लिख दूं। अच्छा, क्लोज 0 से ओपन। हाँ, इसमें तो लीस्ट पॉजिटिव तो आ ही गया। नहीं, 0 तो पॉजिटिव होता ही है। ये तो अभी तो बोला ना, क्लोज 0 से ओपन 2π। 0 तो लेंगे ही ना यार, पॉजिटिव की बात हो रही है। अभी -π/2 लिया, फिर 0 लिया, फिर एक आध स्टेप और आगे बढ़ो। तो हम ध्यान रखेंगे लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम वर्ड पॉजिटिव का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और कम से कम, यानी कि हम लोग बोले कि जब भी हम एंगल मेजर करेंगे तो अपने ऐसे सोचने की एक रिवॉल्विंग लाइन है जो ओरिजिन के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से हम मेजर कर रहे हैं सबको। तो हम एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे क्योंकि पॉजिटिव है, और 0 लिख नहीं सकते क्योंकि बोल रहे हैं पॉजिटिव, और लीस्ट है मतलब एक ही चक्कर में उसको मेजर करना होगा। नहीं, ज्यादा चक्कर मत मारना, आईटी में दिक्कत आएगी। देख लें, हो गया मेरी तरफ से, हो गया। ऐसे क्या देख रहा है? कुछ समझ में नहीं आया ना? आया थोड़ा सा, आया एक आध लाइन आया, जैसे लीस्ट आया, आर्गुमेंट हो गया सबका एक बार। चलो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, तीनों निकाल के बताएं इन चारों नंबर के लिए। अभी हम दोनों इसमें 4 नंबर कहां सब दिख नहीं रहे हैं। प्लस प्लस वाला एक होगा, प्लस माइनस वाला भी होगा, माइनस माइनस वाला भी होगा, माइनस प्लस वाला भी होगा। तो इसके बारे में अपन बतलाएं क्या? जनरल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट एंड लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। हो गया, तीनों चीज आ गई। तो कि ये जो चारों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनके बारे में एक एक करके देख सकते हैं।
एक तो है जनरल वैल्यूज, दूसरा है हमारे पास एम्पलीट्यूड, और तीसरा हम लोग बोल रहे हैं लीस्ट पॉजिटिव। ठीक है, और इधर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं। तो 1 is 1 plus iota root 3, then is minus 1 plus iota root 3, then is minus 1 minus iota root 3, and then finally हम लोग बोल सकते हैं क्या, 1 minus iota root 3। तो सबसे पहले वही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, और एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर, एक इधर आएगा, ठीक है ना। और इसकी बात करें तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि √3 और 1 का रेशियो है, तो मेरे ख्याल से तो जनरल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट हम 2n पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। इसके लिए 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं। अगले वाले में जाएगा ना, नहीं, तो अगर अगले वाले में जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये फिर से ये √3 और ये 1 है, तो ये 60 हो गया, तो इधर से, क्योंकि इधर से मेजर करना होता है हमें, तो ये 120 हो जाएगा, दैट इज 2 पाई बाई 3। फिर इसी तरीके से इसका जोड़ोगे तो 2n पाई और प्लस 4 पाई बाई 3, नहीं, और फिर 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 3, नहीं, यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट आप रख सकते हो, ठीक है ना, उसमें कोई इशू नहीं है। एम्पलीट्यूड की बात करें तो इसका तो पाई बाई 3 रहेगा, इसका 2 पाई बाई 3 रहेगा, बट इसका क्या होगा, नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, तो दैट इज -2 पाई बाई। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट वाले के लिए, तो इधर से मेजर करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर पाई क्रॉस करके जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, और इधर से ये आएगा -पाई। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट की बात करेंगे तो पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई। ठीक है, कोई लास्ट वाले में बोले 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 3 की जगह मैं 2n पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ, आंसर इज यस, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, तो देख लेना, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस। ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट के लिए हम चाहें तो एक सिंपल सा टेक्निक ये भी यूज कर सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड की, कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान से देख लीजिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है x प्लस आइटा y, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट निकालने के लिए आप ये काम कर सकते हो कि पहले थीटा निकालो। क्या निकालो, पहले थीटा, और थीटा हम कैसे निकालें उसके बारे में बता रहा हूँ। tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y बाई x निकालो, नहीं, एक्यूट टाइप की चीज आ जाएगी। ठीक है ना, tan इनवर्स ऑफ क्या निकालो, मॉड्यूलस ऑफ y अपॉन x। अब अपनी आंखों से देखो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में, इफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, द आंसर इज थीटा इटसेल्फ। नहीं समझ में आया, द आंसर इज थीटा इटसेल्फ। जब इसमें अगर देखोगे तो पाई माइनस थीटा, क्योंकि इधर से उसका थीटा होगा, बट उधर से मेजर करेंगे तो क्या होगा, पाई माइनस थीटा। लेकिन जब थर्ड क्वाड्रेंट आएंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो यानी कि इसी का क्या लिख देंगे, माइनस, यानी कि थीटा -5, और इसी का भी फिर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब -3। यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट के लिए आपको सिंपल सा काम करना है, क्या, कि फर्स्ट कैलकुलेट दिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो डायरेक्टली आंसर क्या होगा, थीटा, सेकंड में, थर्ड में, और फोर्थ में। आसान है, तो मेरे ख्याल से आज यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। बाकी होमवर्क में भी कुछ नहीं दे रहा हूँ यहाँ से, हो गया, क्या हो गया, ऐसे मतलब चौंक के, मतलब टाइड वाइड आगे से गुजर गया, क्या हुआ। ठीक है, तो होमवर्क में भी कुछ नहीं दे रहे, लेकिन जो पुराना होमवर्क है उसको कंप्लीट कर लीजिए। सेट 12 वालों के पास भी हो गई पुराना होमवर्क, उसको खत्म कर लीजिए। और ड्रॉपर के पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है।